यह फिल्म शुरू होती है एक डाकिये के साथ जो साइकिल पर सवार होकर एक खूबसूरत पॉलिश जंगल से होकर गुजरता है। वह एक जर्जर घर पर रुकता है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर स्थित है और वह डाक पहुंचाता है। उस घर में रहने वाली महिला कुछ अजीब सी है। वह खून से सने कपड़े धोने में व्यस्त है। घर का माहौल बहुत डरावना है, गंदे बर्तन और कॉकरोचेस के लिए जैसे किसी होटल जैसा माहौल। जब वह महिला घंटी बजाने पर दरवाजा नहीं खोलती तो डाकिया खुद ही आसपास का मुआयना करने लगता है। उसे बेसमेंट की खिड़की से अजीब आवाजें सुनाई देती है जो लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई है। उसे शक होता है कि शायद वहाँ कोई फंसा हुआ है। वह एक तख्त हटाकर अंदर झांकता है। वह जो देखता है उससे घबरा जाता है और किसी को बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना बैग उठा सके उसे कोई अंदर खींच लेता है। बेसमेंट से उसकी चीखें सुनाई देती है। अब इस घर में कोई नया रहने आएगा तो शायद उसे डाक नहीं मिलेगी। अब कहानी 30 साल आगे बढ़ती है जो वर्तमान समय में पहुँचती है। एक बस कुछ लोगों से भरी हुई है, उसी घने जंगल से होकर गुजरती है। ये बच्चे एक ऑफलाइन सर्वाइवल कैंप के लिए आए हैं। उनके माता पिता ने उन्हें स्मार्टफोन और इंटरनेट की लत छुड़वाने के लिए यहाँ भेजा है। जैसे ही वे पहुँचते हैं कैंप के लीडर उनके सारे फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लेते हैं। इसके बाद उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और हर ग्रुप को एक काउंसलर सौंप दिया जाता है। अगले दिन वे जंगल में निकलते हैं। जोशा, एनेला, उलिक, डैनियल और बार्तिक एक ही ग्रुप में है जिसकी लीडर है इया। बार्तिक एक नॉर्मल लड़का है जिसे एडवेंचर का शौक है, जबकि उलिक थोड़ा मोटा है और उसका ध्यान खाने में ज्यादा रहता है। डैनियल एक एथलीट है और उसकी नजरें एनेला पर टिकी है जो एक बोल्ड ब्लॉन्ड लड़की है। दूसरी तरफ जोशा थोड़ी अलग थलग रहती है। वह पेड़ के नीचे बैठती है और उदास लग रही होती है, जबकि बाकी सब मस्ती में व्यस्त है। फिर सीन कट होकर वापस उसी पुराने जर्जर घर पर जाता है जिसे हमने पहले देखा था। एक बूढ़ी महिला एक मरे हुए जानवर को घसीटते हुए अंदर ले जाने की कोशिश करती है। वह उसे बेसमेंट में डालने की कोशिश करती है लेकिन खुद भी गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी एक विशालकाय राक्षसी हाथ दिखाई देता है और जमीन पर गिरी हुई चाबियों को उठा लेता है। महिला होश में आती है लेकिन ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाती क्योंकि वह राक्षस उसे मार डालता है। अगली सुबह उन लोगों का ग्रुप जंगल में और गहराई में जाने की तैयारी करता है। हमें पता चलता है कि जोशा ने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कैंप जाते समय वह अपनी कलाई के कट्स को एक स्कार्फ से छुपा रही होती है। तभी एक पादरी लग्जरी कार में आता है और प्रार्थना करता है कि उसके अनुयायी अपनी बुरी आदतों से मुक्त हो सके। फिर रिया अपने ग्रुप को इकट्ठा करके उन्हें बताती है कि वे 3 दिन के ट्रैक पर निकलने वाले हैं और सभी जंगल की ओर बढ़ते हैं। उलिक जोशा से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी नेकलेस उसे टर्मिनेटर फिल्म की याद दिलाता है। जोशा जो आमतौर पर चुप रहती है वह बताती है कि ये फैमिली हेirloom है। उलिक टर्मिनेटर की आवाज की नकल करता है और जोशा पहली बार हंसती है और साथ देती है। इस बीच डैनियल एनेला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बार्तिक बीच में आ जाता है और उसे चिढ़ाने लगता है, यहाँ तक कि होमोफोबिक मजाक भी करता है। तभी उलिक टॉयलेट ब्रेक मांगता है और जब वह पेशाब कर रहा होता है तो उसे एक सड़ा गला हिरण का शव दिखाई देता है। वह डर जाता है और सबको बुलाता है कि वे उस मरे हुए जानवर को देखें। जानवर की जांच करने के बाद यह इस नतीजे पर पहुंचती है कि उस जानवर का शिकार किसी इंसान ने नहीं किया बल्कि उस पर किसी बड़े मांसाहारी जानवर ने हमला किया है। हालांकि इया खतरे को नजरअंदाज करती है और सबको आश्वस्त करती है कि जानवर बिना वजह हमला नहीं करते। तभी जोशा कुछ अजीब देखती है। दूर एक पेड़ को किसी के हाथ गले लगा रहे होते हैं और फिर अचानक वो दृश्य गायब हो जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद ग्रुप एक झील के पास रुकता है ताकि रात वहीं बिता सके। वे टेंट लगाते हैं और अलाव जलाते हैं। इया उलिक से पूछती है कि उसे कैंप क्यों भेजा गया। वह बताता है कि वह कंप्यूटर गेम्स का आदी था। उलिक को कोरिया जाकर एक गेमिंग चैंपियनशिप में भाग लेना था लेकिन उसके माता पिता ने उसका इंटरनेट बंद कर दिया और उसे यहाँ भेज दिया। अपनी नोट्स देखते हुए इया जोशा से उसकी कहानी साझा करने को कहती है। इया उसकी नोटबुक में दिलचस्पी लेती है और जोशा को अपनी कहानी तभी बताने का विकल्प देती है जब वह सहज महसूस करती है। अचानक सब कुछ देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि कोई चीज बहुत तेजी से उनके पास से गुजरती है। इया जांच करने जाती है और पता चलता है कि वह तो बस एक लोमड़ी थी। रात को जब सब सो जाते हैं तो डैनियल टेंट से बाहर निकलकर एक झील के पास सिगरेट पीने जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद एनेला भी उसके पास आ जाती है। एनेला वापस टेंट में लौट जाती है जबकि डैनियल झील के पास ही स्लीपिंग बैग में सोने का फैसला करता है। फिर वो अपना फोन निकालता है जिसे उसने चुपचाप कैंप में तस्करी करके लाया था। जैसे ही वे फोन पर कुछ देख रहा होता है पीछे एक परछाई दिखाई देती है। कोई उसके पास आ रहा होता है। डैनियल जैसे उस पर ध्यान देता है एक राक्षस उसे पकड़ लेता है और पूरे स्लीपिंग बैग के साथ उसे जंगल में घसीट ले जाता है। डरा हुआ डैनियल छटपटाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है जिससे राक्षस और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे
उसे कई बार एक पेड़ से जोर जोर से पटकता है। इसी दौरान जोसा को अपनी फैमिली कार राइड की याद आती है। वह और उसकी बहन पीछे सीट पर खेल रही होती है, जबकि उनके पापा गाड़ी चला रहे होते हैं। जोसा के पापा अपनी पत्नी के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त होते हैं। तभी सीन वापस कट कर जोसा को दिखाता है। सुबह होती है। टीम को पता चलता है कि डेनियल लापता है। जोसा एक पेड़ पर खून के धब्बे देखती है, वही पेड़ जहाँ डेनियल को राक्षस ने पटका था। इया दावा करती है कि वो खून नहीं, पेड़ की राल है, लेकिन बाकी लोग उसकी इस झूठ को नहीं मानते और घबरा जाते हैं। इया सभी को शांत करने की कोशिश करती है और डेनियल को ढूंढने के लिए ग्रुप को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला करती है। उलिक उसे चेतावनी देता है कि हॉरर फिल्मों में जब लोग अलग अलग होते हैं तो लोग मारे जाते हैं, लेकिन यह उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है और बार्तेक और एनेला को झील के पास रुकने को कहती है, जबकि वह खुद जोसा के साथ जंगल में आगे जाती है। उलिक भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। गहरे जंगल में ये तीनों उस घर तक पहुँचते हैं जहाँ वह बूढ़ी औरत मारी गई थी। वे डेनियल की तलाश में अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सिलाई मशीन और एक फोटो दिखाई देती है, जिसमें शायद उसके जुड़वा बेटे हैं। उलिक डर जाता है और इया से कहता है कि हमें वापस झील पर चलना चाहिए। तभी फर्श से कोई आवाज आती है और लकड़ी के तख्तों के नीचे एक छुपा दरवाजा हिलने लगता है। इया दरवाजा खोलती है और वहाँ एक चूहा दिखाई देता है। इया और जोसा नीचे बेसमेंट में उतरती है और वहाँ डेनियल की लाश मिलती है। उलिक समझ जाता है कि कोई घर में घुस आया है और फिर हम देखते हैं कि वही राक्षस लौट आया है। जब लड़कियां बेसमेंट में डर के मारे बाहर भागने की कोशिश करती है, उलिक को ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। फिर तीनों फैसला करते हैं कि वे बेसमेंट में ही छुपेंगे। उलिक उस कमरे में आ रही भयानक बदबू से लगभग उल्टी कर देता है, लेकिन इया उसे रोक लेती है। राक्षस दरवाजा खोलता है और तीनों जमकर खामोश हो जाते हैं। इया बेसमेंट की खिड़की खोलती है और जोसा और उलिक को बाहर निकलने में मदद करती है। जैसे ही इया भी निकलने वाली होती है, उसे डेनियल का फोन बजता हुआ सुनाई देता है और वे उसे लेने के लिए रुक जाती है। जोसा और उलिक बाहर उसका इंतजार करते हैं। इया एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है ताकि राक्षस का सामना कर सके। जब वे दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, अचानक इया का कटा हुआ सिर खिड़की से बाहर फेंक दिया जाता है। यह देखकर जोसा और उलिक डर से कांप उठते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उधर झील के पास एनेला और बार्तेक बात कर रहे होते हैं। दोनों को आसन खतरे का कोई अंदाजा नहीं होता। बार्तेक बताता है कि वह गे है। यह भी सामने आता है कि उसने डेनियल पर जो होमोफोबिक ताने मारे थे, वे उसकी अपनी अंदरूनी असुरक्षा और स्वयं के प्रति घृणा की वजह से थे। एनेला उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वह उसकी स्थिति को समझ सकती है। बार्तेक भावनाओं में खो जाता है, लेकिन जैसे ही वह होश में आता है, वह देखता है कि एनेला की मौत हो चुकी है। एक लोहे की छड़ उसके शरीर से आर पार हो गई है और उसके ठीक पीछे एक राक्षस खड़ा होता है। थोड़ी देर भागने के बाद जोसा और उलिक को एक टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है। वे अंदर मदद मांगने जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ रहने वाला बूढ़ा आदमी वही पोस्टमैन है जिसे फिल्म की शुरुआत में बेसमेंट में खींच लिया गया था। जोसा बूढ़े आदमी को बताती है कि एक विशाल राक्षस ने उसके दोस्तों को मार डाला है और वह पुलिस को फोन करने की गुजारिश करती है। बूढ़ा आदमी उन्हें शांत होने को कहता है और बताता है कि उसके पास कोई फोन नहीं है। उधर भागते भागते बार्तेक पास ही के एक चर्च में पहुंचता है। वह वहाँ मौजूद पादरी से मदद मांगता है और बताता है कि उसके दोस्त मारे जा चुके हैं। पादरी उसकी बातों पर शक करता है और सोचता है कि शायद बार्तेक ने नशा कर रखा है। कांपते हुए और डर के मारे रोते हुए बार्तेक उसे यकीन दिलाता है कि वह सच कह रहा है और पुलिस को फोन करने की गुहार लगाता है। पादरी कहता है कि तूफानों की वजह से उसका फोन काम नहीं कर रहा। तभी अचानक फोन की घंटी बजने लगती है। जैसे ही बार्तेक यह महसूस करता है, पादरी उसे पीछे से बेहोश कर देता है। बार्तेक जब होश में आता है तो खुद को बंधा हुआ और मुक पाता है। पादरी उसे पहचान लेता है और कहता है कि वह उसे पिछले साल से जानता है। वह बार्तेक की प्रवृत्ति को लेकर घृणा जताता है, शायद उसकी लैंगिकता की ओर इशारा करता है। तभी बाहर से आवाज आती है और पादरी बाहर जांच करने के लिए जाता है। अचानक राक्षस वहाँ प्रकट होता है, पादरी को पकड़ लेता है और उसकी आंखें फोड़ देता है। पादरी दर्द से चीखता है और फिर राक्षस उसे लकड़ी काटने वाली मशीन में फेंक देता है, जिससे उसकी बेहद भयानक मौत होती है। चर्च के अंदर बार्तेक किसी तरह खुद को आजाद करता है और कन्फेशनल बूथ में जाकर छुप जाता है। वह अपनी सांस रोक लेता है, लेकिन राक्षस उसे सूंघ कर ढूंढ निकालता है। वह सीन फिर से जोसा और उलिक पर कट होता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वह राक्षस से बहुत पहले मिल चुका है और उसी की वजह से उसने अपनी टांगे खो दी है। वह ये भी बताता है कि वहाँ जंगल में पहले एक परिवार रहता था, एक माँ और उसके 2 जुड़वा बेटे। वे लोग गरीब थे, लेकिन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक दोपहर आसमान से कुछ गिरकर उनके घर के पास नहीं टकराया। दोनों लड़के उस रहस्यमय चीज की जांच करने गए
और एक काले पत्थर का टुकड़ा घर ले आए, जिसे उन्होंने अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। उसी रात वह पत्थर एक अजीब सी काली तरल चीज छोड़ने लगा, जो धीरे धीरे दोनों जुड़वा भाइयों के शरीर में प्रवेश कर गई और उन्हें राक्षस जैसा बना दिया। अगली सुबह माँ उठी तो देखा कि दोनों बेटे बिस्तर पर नहीं थे। एक खून का निशान बेसमेंट की ओर जा रहा था। जब वह नीचे गई तो देखा कि उसके बेटे उनका पालतू कुत्ता खा रहे थे। वह डर और हैरानी से कांप उठी और डर के मारे उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया। वह उन्हें मरे हुए जानवर लाकर खिलाने लगी और उन्हें दुनिया से छिपा कर रखने लगी, जब तक कि धीरे धीरे वह खुद भी पागल नहीं हो गई। जोसा जोर देकर कहती है कि उन्हें वहाँ से निकलकर मदद लेनी चाहिए, लेकिन बूढ़ा आदमी सलाह देता है कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो वहीं रहे, क्योंकि उसके पास बंदूक और खाना है। फिर भी जोसा मदद लेने की जिद करती है। वे डेनियल का फोन लाने के लिए दोबारा उस राक्षस के घर जाने का फैसला करती है। जोसा और जुलिक बेसमेंट में एक राक्षस को देखते हैं जो डेनियल का हाथ काट रहा है और उसका खून बह रहा है। जोसा कहती है कि उन्हें छिपकर राक्षस के वहाँ से जाने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उलिक कहता है कि वह ध्यान भटकाने के लिए कुछ करेगा ताकि राक्षस जल्दी बेसमेंट से चला जाए। जोसा उसे खतरे में डालना नहीं चाहती, लेकिन उलिक जोर देता है कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उसे यह करना ही होगा। यह उसकी तरफ से बहुत बहादुरी भरा फैसला था। जोसा झुक जाती है और उलिक को अपना चाकू देती है। हिम्मत जुटाकर उलिक घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाता है और राक्षस को ललकारता है कि वो सामने आकर दिखाए। उधर जोसा बेसमेंट में घुसती है और डेनियल का फोन ढूंढने लगती है। जैसे ही उसे फोन मिलता है वह देखती है कि राक्षस लौट आया है और उसे घूर रहा है। वह घबरा जाती है और बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस उसे पकड़कर फिर से बेसमेंट में खींच लेता है। वह उसका गला पकड़कर हवा में उठा लेता है और जोसा की सांसें रुकने लगती है। उलिक बेसमेंट में दौड़ता हुआ आता है और राक्षस को चाकू मारता है, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं होता। राक्षस उलिक का गला पकड़ लेता है, फिर उसे चाकू घोंप देता है और क्रूरता से उसकी जुबान काट लेता है। उलिक दर्द से चीख उठता है। अब जोसा एक ऐसे मैदान में होती है जहाँ कभी उनका परिवार कार एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। वह जलती हुई कार देखती है, फिर उसकी आंखें खुलती है और वह खुद को जंजीरों में बंधा हुआ पाती है और उलिक उसके बगल में पड़ा है जिसके पेट में चाकू घुसा है। वह उसे मदद का भरोसा देती है और अपनी जेब से डेनियल का फोन निकालती है। फोन अनलॉक करने के लिए वे डेनियल का कटा हुआ हाथ इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसे ही वे कॉल करने जाती है फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। फिर वह खुद को संभालती है और उलिक को दिलासा देती है, लेकिन दर्द सहन न कर पाने की वजह से उलिक उससे कहता है कि उसे इस दर्द से आजाद कर दे। पहले तो जोसा झिझकती है, लेकिन अंत में उसकी इच्छा पूरी करती है। भले ही उलिक जिंदा नहीं रह पाया, उसने जोसा से किया हुआ वादा निभाया कि वह उसकी रक्षा करेगा। फिर जोसा चाकू से अपनी जंजीरें काटती है और खुद को आजाद करती है, लेकिन जब वह अपने दोस्तों और काउंसलर की लाशें देखती है तो वह फैसला करती है कि अब इन राक्षसों का अंत कर देना चाहिए। वह कमरे से एक लंबा चाकू उठाती है और एक राक्षस को बिस्तर पर सोता हुआ पाती है। डर और आंसुओं को रोकते हुए वह उस पर चाकू से कई बार वार करती है जब तक कि वह मर नहीं जाता और फिर वह वहाँ से भाग जाती है। उधर बूढ़ा आदमी अपने दरवाजे पर दस्तक सुनता है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और वह डर के मारे गोली चला देता है, यह सोचकर कि शायद जुड़वा भाइयों में से कोई एक लौट आया है। जब बूढ़ा आदमी बाहर जाकर जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से किसी मासूम को मार डाला है जो मदद की तलाश में उसके केबिन तक आया था। उधर जोसा जो पूरी तरह परेशान है, जंगल में एक पुलिस की गाड़ी देखती है। वह अधिकारी से मदद मांगती है और वह कार से बाहर आता है। रास्ते में दूसरा राक्षस उनकी गाड़ी पर कूद जाता है। अधिकारी सोचता है कि शायद उसने किसी को टक्कर मार दी है, इसलिए वह गाड़ी से बाहर आकर जांच करने लगता है और जोसा को कार के अंदर लॉक कर देता है। जोसा अधिकारी को चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राक्षस अपनी कुल्हाड़ी से अधिकारी को बीच से चीर देता है। अपनी जान बचाने के डर से जोसा कार की पिछली खिड़की तोड़ती है और सामने की सीट पर कूद जाती है। जब राक्षस पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, जोसा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, जबकि राक्षस ऊपर से गाड़ी पर वार कर रहा होता है। डर के मारे कांपती हुई जोसा आखिरकार गाड़ी स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है और गाड़ी चलाकर राक्षस को सड़क पर गिरा देती है। जोसा फिर कार रोकती है और उसे रिवर्स में ले जाकर राक्षस के ऊपर से कई बार चढ़ा देती है, जब तक कि वह पूरी तरह कुचल नहीं जाता। इसके बाद वह वहाँ से निकल जाती है। उसी रात बाद में दो नशे में धुत लोग उस राक्षस की लाश को सड़क पर पड़े हुए पाते हैं, जो देखने में मरा हुआ लगता है। इस बीच पुलिस जुड़वा भाइयों के घर पहुँचती है। तभी अचानक जमीन पर पड़ा जुड़वा राक्षस जाग जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन
टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।